ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह पर तमाम कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने ही ये घोषणा की। जब ये निर्णय हो रहा था तब कई सारे विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी, वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। मित्रों, आज यहां पर एक पुस्तक की भी विमोचन हुई, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज अ लीडर। ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया, और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी पूरी कहानी ये पुस्तक के अंदर समाहित है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति का संघर्ष, और इसके साथ सत्याग्रह और जन जागरण की दिक्कतें, और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे, कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला, या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। और आज देखिए, विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। और ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप,
सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर, चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और इमरजेंसी डालने का मूल कारण भी जो 12 जून का फैसला था वो था। 12 जून को 2 घटनाएं एक साथ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के इलेक्शन को खारिज कर दिया। उनको बताया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिला। इसके साथ साथ 12 जून को एक और घटना हुई थी। मैं गुजरात से आता हूं। 12 जून को ही गुजरात में जनता मोर्चे का प्रयोग सफल हुआ और गुजरात में कांग्रेस की सत्ता का अंत होकर जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे घबराकर 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और 24 जून की रात को ही इन्होंने इमरजेंसी डालकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप कर दिया, अखबारों को भी चुप कर दिया, आकाशवाणी को भी चुप किया और 1,10,000 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और
उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा, डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजयाराजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिंह, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए। अखबारों के दफ्तर बंद हो गए, 253 पत्रकार गिरफ्तार हो गए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने प्रोटेस्ट किया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस प्रमुख था, जनसत्ता प्रमुख था, उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालय को भी एक प्रकार से नियंत्रित कर दिया गया। देश भर में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हुए। संविधान के अंदर 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 223A, 223B, इसके साथ साथ अनुच्छेद 123, 213, 352(5), 19 और अनुच्छेद 356 का उपयोग कर लोकसभा का आयुष्य भी बढ़ाया गया। न्यायपालिका में खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया। उसके पहले ही